लास्ट क्लास हम लोग बायो सावर्ट्स लॉ पढ़े थे और उसके साथ साथ हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप का। आपको याद होगा बायो सावर्ट्स लॉ जो था वो था म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमने देख लिया था। इसकी वजह से जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो भी हमने देख लिया था और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट द सेंटर ये हमने डिराइव कर लिया था, जिसका एक्सप्रेशन आता है b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2r। अगर पूरा सर्कल हो तो म्यू नॉट आई बाई 2r होगा, अगर हाफ सर्कल हो या एक आर्क हो जो थीटा रेडियन एंगल बना रहा हो at the center, then the magnetic field is mu naught I by 2r into theta by 2 pi। तो ये दोनों चीजें हमने देखी थी, उसके अलावा डायरेक्शंस में डिस्कशन किया था। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट्स लॉ को आगे बढ़ा रहे हैं और जैसा कि हमने लास्ट क्लास बात करा था कि सर्कल के एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है, तो आज हम लोग वही डेरिवेशन शुरू करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप और सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। चलिए तो शुरू करते हैं इसके डेरिवेशन को। हम लोग एक सर्कुलर लूप ले रहे हैं, ये इस तरह का सर्कुलर लूप है और इसके एक्सिस पे इस पॉइंट P पे एक फिक्स्ड पॉइंट है, उस पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है कि कितना होगा। सपोज कि ये करंट इस डायरेक्शन में है, तो अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ये ऐसे निकलेगा। ये जो लूप है वो इस तरह से, ये हमारी तरफ आ रहा है, इस तरह का सर्कल बना रहा है। तो एट द टॉप जो करंट होगा वो बाहर की ओर होगा, मतलब हमारी तरफ करंट आ रहा होगा। और जब ये पूरा घूम के यहां पे आएगा तो करंट ऐसे इनटू द प्लेन जा रहा होगा। अगर इसको हम लोग ड्रॉ करके यहां पे देखें कि करंट को केवल दिखाएं तो पॉइंट P यहां है और ये करंट बाहर की ओर, यहां पे करंट बाहर की ओर आ रहा है, तो हम लोग उसके लिए डॉट दिखा लेते हैं। और यहां पे जो करंट है वो इनटू द प्लेन जा रहा है। हमने लूप नहीं दिखाया है इसमें, इस डायग्राम में हमने केवल करंट को दिखाया है, जो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो करंट का डायरेक्शन है उसको हम लोग देख रहे हैं। इसमें और स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं, जैसे इसके सेंटर से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो हम लोग x अज्यूम कर रहे हैं। उसके अलावा इस सर्कल का जो रेडियस है वो हम लोग कैपिटल R ले रहे हैं। अब हम लोगों को इस पॉइंट P पे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अगेन ये चीज है कि यहां पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए जो एक्सप्रेशन यूज करना है वो बायो सावर्ट्स लॉ है। बायो सावर्ट्स लॉ क्या कहता है, जो dB होगा एक करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर है। आई dl साइन थीटा में थीटा जो होता है वो dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल है। अब हम लोग क्या करते हैं समझिए, हम लोग इसमें दो पॉइंट्स लेते हैं, एक यहां और एक यहां, ठीक। ये dl वेक्टर है, दिस इज अ dl वेक्टर, क्योंकि ये छोटा सा एलिमेंट हमने लिया है जिसमें करंट हमारी तरफ आ रहा है, और यहां भी हमने dl वेक्टर लिया है। इसके वजह से भी जो करंट है वो इनटू द प्लेन जा रहा है, हमसे दूर जा रहा है। यहां पे अब हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आपको याद होगा हम लोग को एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना होता है फ्रॉम dl टू द पॉइंट। तो dl से पॉइंट की तरफ हम लोग को एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना था, तो हमने एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लिया। ये पोजीशन वेक्टर
हम लोग आर से डिनोट कर देते हैं। इस आर का मैग्नीट्यूड यहां निकाल सकते हैं। आर का मैग्नीट्यूड यहां पाइथागोरस थ्योरम से निकाला जा सकता है। इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप कि इतना क्लियर होगा, बहुत ही आसान है यहां तक समझना। अब देखिए, हम लोगों को डीएल की वजह से वहां मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, तो हम लोग को एंगल पता होना चाहिए। हम लोग को वहां पे एंगल पता होना चाहिए। वो एंगल कैसे पता करेंगे? तो ये जो थीटा है वो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक, तो डीएल वेक्टर है किधर? आप देखिए यहां पे हमने इसलिए करंट का डायरेक्शन अलग से ड्रॉ किया हुआ है। यहां पे जो करंट का डायरेक्शन है वो आउट ऑफ द प्लेन है, और आर वेक्टर जो है वो आपको दिख रहा है, ये आर वेक्टर है। ठीक, अब देखिए इसका डीएल वेक्टर ऐसे और आर वेक्टर ऐसे, तो इसके बीच में जो एंगल होगा, ये डीएल वेक्टर जो है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड के प्लेन से बाहर है, और आर वेक्टर के बीच में अगर आप एंगल इमेजिन करिए, तो क्योंकि ये जो वेक्टर हमने दिखाया है वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है, इसीलिए डीएल और आर के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, डीएल है एक चीज, साइन थीटा में थीटा का वैल्यू निकल गया, और आर का जो मैग्नीट्यूड था वो भी हमने निकाल लिया। अब देख लेते हैं एक बार कि इसमें क्या क्या कांस्टेंट है और क्या क्या वेरिएबल है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें सब कुछ कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है। आप देखिए यहां पर अगर ध्यान से, तो आर कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है आर? इस गिवन पॉइंट के लिए स्मॉल आर इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि सर्कल का अगर रेडियस देखा जाए, सर्कल का अगर रेडियस देखा जाए कैपिटल आर, वो फिक्स्ड है। ये पॉइंट जहां पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं वो भी फिक्स्ड है, इसीलिए सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो भी फिक्स्ड है। तो आपका रेडियस फिक्स हो गया, आपका एक्स कांस्टेंट हो गया, तो क्या हम लोग देख सकते हैं कि ये जो आर है वो फिक्स होगा सारे पॉइंट के लिए। आप सारे पॉइंट के लिए अगर वैरी भी करिएगा तो भी ये लेंथ सारे पॉइंट के लिए सेम आएगा, क्योंकि ये हाइपोटेनस होगा हर पॉइंट के लिए, ये आर और ये एक्स कांस्टेंट है, इसीलिए स्मॉल आर भी कांस्टेंट होगा। मैग्नीट्यूड में ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो इन सब चीजों को जानने के बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज जो बच जाता है वो बी का डायरेक्शन है। तो बी का ये तो वैल्यू हम पुट कर देंगे, लेकिन बी का जो डायरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम लोग यहां पे उस बी के डायरेक्शन को दिखाएंगे। आप देख सकते हैं डीएल वेक्टर इधर है और आर वेक्टर उधर है। तो अगर डीएल वेक्टर हमारा इधर है आगे की तरफ, ठीक, और आर वेक्टर ऐसे ये लाइन में है, इस लाइन में इस तरफ से, ठीक, तो अगर हम लोग इसके डायरेक्शन को दिखाना चाहें, हम आर वेक्टर को आपको दिखा रहे हैं, देखिए डीएल वेक्टर आपके इस तरफ हमारे हाथ की तरफ और ये आर वेक्टर इधर है, डीएल क्रॉस आर करेंगे तो इस डायरेक्शन में, ये जो थंब जिस डायरेक्शन को दिखा रहा है उस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा डीएल क्रॉस आर। तो ये जो बी होगा या डीबी कह ले, ये जो डीबी होगा वो इस आर के परपेंडिकुलर होगा। तो डीएल इधर हो गया, आर उधर हो गया, डीबी जो ड्रॉ करेंगे यहां पर, डीबी का डायरेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं वो आर के परपेंडिकुलर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है डीबी का डायरेक्शन। आई होप कि ये क्लियर होगा, ये डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर आ गया। उसी तरह से यहां डीएल है और हमने आर अगर ड्रॉ किया, ये आर वेक्टर होगा। अब देखिए दिस विल बी द आर वेक्टर, डीएल अंदर है, ठीक, डीएल इनटू द प्लेन है। फिर से राइट हैंड लेते हैं, आर वेक्टर ऐसा है, ये आर वेक्टर हो गया, डीएल इनटू द प्लेन है, ऐसे करेंगे डीएल क्रॉस आर तो वो इस आर के परपेंडिकुलर आएगा, यानी यहां पे जो डीबी वेक्टर होगा वो इधर आएगा। आप डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन निकालिएगा, वो इस आर के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये जो डीबी है वो इसकी वजह से है, ये जो डीबी है वो इसकी वजह से है। ध्यान रखिए ये 90 डिग्री एंगल है, परपेंडिकुलर है आर पे ये डीबी। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इस डीबी का कंपोनेंट निकालते हैं। अब डीबी का कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, इस एक्सिस को हम लोग थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये एंगल थीटा है। तो अगर वो एंगल थीटा अज्यूम कर रहे हैं तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, उसी का सेम फिगर है। अब यहां पे हम लोग
एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। तो अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया तो आप सोच सकते हैं ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये आपको थीटा मिल आ जाएगा, ये थीटा मिल गया। और जैसे ही वो थीटा मिल गया, आप देखिए इस डीबी का कॉस थीटा जो कंपोनेंट होगा, डीबी का कौन सा कंपोनेंट, कॉस थीटा कंपोनेंट, यहां पे देखिए ये है डीबी कॉस थीटा, और यहां भी आ गया डीबी कॉस थीटा। तो ये कंपोनेंट आपस में देख रहे हैं हम कि कैंसिल हो रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही आएगा, केवल वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ कितना रहा है, तो वो आएगा डीबी साइन थीटा। ये सारे डीबी साइन थीटा, हर डीएल का डीबी साइन थीटा ऐड होता जाएगा, और नेट मैग्नेटिक फील्ड हमको इसी डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक, तो हम लोग को नेट मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा वो एक्सिस के अलोंग मिलेगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो लेट अस कॉल दिस डायरेक्शन, जो कि हम लोग को नोन भी है कि ये डायरेक्शन को x लेते हैं और ऊपर वाले डायरेक्शन को y लेते हैं। तो पहले इस थीटा को पुट करके dB निकाल लेते हैं। dB का वैल्यू हो जाएगा dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल बाई आर स्क्वायर। अच्छा, एक करेक्शन यहां करेंगे, क्योंकि थीटा ऑलरेडी डीएल और आर के बीच का एंगल 90 हम लोग लिख चुके हैं, तो इस एंगल को हम लोग को थीटा लिखना ठीक नहीं है, इसको हम लोग लिख लेते हैं अल्फा। तो अगर इसको अल्फा लेते हैं तो हम लोग जहां जहां ये थीटा लिखे हैं उस सबको अल्फा कर लेते हैं, ये सब अल्फा हो गया। इससे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है ना, स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन होगा कि सर थीटा पहले भी लिए है ना, डीएल और आर के बीच में, वहां थीटा लिख दिए, उसको आप 90 कह रहे हैं, ये तो थीटा 90 नहीं है। तो ये वास्तव में थीटा ही नहीं है, ये कुछ और एंगल है, तो इसका सिंबल अलग ले लेते हैं, तो वो सिंबल हम लोग अल्फा ले लेते हैं, ये अच्छा रहेगा। अब हम लोग इस डीबी का वैल्यू तो लिख चुके हैं, इसके बाद अब हम लोग को इस नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो एक लाइन हम लोग यहां पर ही लिख दें कि बी वाई जो आएगा वो 0 आएगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन will be 0. Why it will be 0? Because the components, vertical components cancel each other. यहां पे कारण भी लिख दें। कारण क्या लिख रहे हैं हम लोग कि vertical components cancel each other. आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि ऊपर वाले को प्लस दिखा दे, नीचे वाले को माइनस दिखा दे और इक्वल टू 0 करा दे, जैसे हम लोग यहां भी ऐसे कर सकते थे। dB cos अल्फा माइनस dB cos अल्फा इक्वल्स टू 0, dB cos अल्फा माइनस dB cos अल्फा एंड हेंस इट बिकम्स इक्वल टू 0। और कारण क्या हमने लिख दिया, वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल ईच अदर। तो ये काम हो गया, यहां तक हमने by निकाल लिया, ये झंझट यहीं पे समाप्त कर दिए, क्योंकि वास्तव में जो आएगा वो हमारा b जो होगा वही bx होगा। तो अब हम लोग bx लिखने जा रहे हैं। देखिए bx कैसे लिख पाएंगे, इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। इधर हो सकता है कि इधर हम लोग को इरेज करना पड़े पूरा डेरिवेशन के लिए। देखिए अब हम लोग bx लिखते हैं, तो bx क्या होगा, x डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वो dB का जो x कंपोनेंट है उसका इंटीग्रेशन होगा, dB का जो x कंपोनेंट है उसका इंटीग्रेशन bx आएगा। तो हम लोग bx को लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dB, अब x कंपोनेंट क्या है, साइन अल्फा है, सो dB साइन अल्फा। ठीक है, bx विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन अल्फा। अब हम लोग ये जो वैल्यूज हैं उसको पुट करके वहां पे देखते हैं। इन वैल्यूज को अगर पुट करें तो क्या आता है, bx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन अल्फा। dB का वैल्यू पुट कर दें, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर। ऑल ऑफ दीज आर कॉन्स्टेंट्स, ध्यान रखिए सब कांस्टेंट है। अब साइन अल्फा का वैल्यू बच गया भाई, साइन अल्फा का वैल्यू क्या यहां से निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। देखिए ये मालूम है हमको x, ये मालूम है हमको कैपिटल R, साइन अल्फा का वैल्यू बता दीजिए r बाई स्मॉल r, r बाई स्मॉल r। साइन अल्फा की जगह हमने कैपिटल R
बाई स्मॉल आर, ये लिख दिया। इज इट क्लियर? यहां तक आसान होना चाहिए। अब ये स्मॉल आर का वैल्यू पुट करेंगे, बाद में पुट करेंगे, अभी क्या उस एक्सप्रेशन को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाह रहे, इसलिए स्मॉल आर का वैल्यू बाद में पुट करेंगे। देखिए उसका वैल्यू यहाँ पे रखा हुआ है, उसको बाद में पुट कर देंगे। लेकिन ये पक्का हो गया कि ये स्मॉल आर कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड वाइज ये स्मॉल आर क्या है, कांस्टेंट है। अगर वो कांस्टेंट होगा तो क्या क्या कांस्टेंट है हमारे पास, म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, कैपिटल आर कांस्टेंट है, स्मॉल आर कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, सब तो कांस्टेंट ही है। तो बी को क्या लिख लेंगे, ये bx है, bx को क्या लिख लेंगे, सब कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, म्यू नॉट आई आर बाई 4 पाई स्मॉल आर क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ खाली डीएल बच गया। डीएल का इंटीग्रेशन करना है पूरे में, पूरे सर्कल में। तो पूरे सर्कल में डीएल का इंटीग्रेशन लास्ट क्लास में हमने बात करा था कि पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस दे देगा, पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस दे देगा। तो हम लोग bx को क्या लिख पाएंगे, जो bx आया, bx इक्वल्स टू म्यू नॉट आई कैपिटल आर बाई 2 पाई आर क्यूब इनटू डीएल की जगह 2 पाई इनटू कैपिटल आर। ध्यान रखिएगा टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल लाना है, तो सर्कल का रेडियस रखना है। स्मॉल आर गलती से रख दिए तो गलत हो जाएगा, लेकिन यहां पे जो नीचे है वो स्मॉल आर है, इसलिए स्मॉल आर क्यूब ही रहेगा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो म्यू नॉट आई कैपिटल आर इंटू डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर हो गया बाई 2 पाई आर क्यूब। ये 2 पाई नहीं होगा, ये 4 पाई होगा, तो ये 4 ही कंटिन्यू रहेगा। अब हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा वो अब हम लोग इधर लिख लेंगे। आई होप कि आपने ये कॉपी कर लिया हो, तो इसी को मिटाएंगे, फिगर नहीं मिटाएंगे, फिगर में कुछ और चीजें एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, तो इसीलिए फिगर नहीं मिटाएंगे। आप लोग ये जल्दी से लिख लें और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से पॉज करके वीडियो को इसको लिख लीजिए। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं, इसको मिटा दिया। अब देखिए b का वैल्यू क्या लिखा जा सकता है, bx का वैल्यू, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। bx का वैल्यू देखिए 2 से कट चुका है, ये आ गया म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर बाई 2 आर क्यूब। देखिए ये आसान है, स्मॉल आर क्यूब ना, स्मॉल आर क्यूब, ये आसान एक्सप्रेशन है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो इस आर का वैल्यू यहां पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, आर का वैल्यू पुट करने के बाद ये हो जाएगा म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर का वैल्यू रखेंगे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। ये रूट मतलब पावर 1/2 और ये पावर 3, तो पावर टोटल क्या हो जाएगा 3/2। तो b इक्वल्स टू आ गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप का फाइनल एक्सप्रेशन ही आ गया। इसके बाद कुछ और स्पेशल केसेस भी देखेंगे, लेकिन ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया, यहां पे आपका आके डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। हम लोग देखते हैं कि इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, अगर उसका ध्यान रखा जाए तो ये डेरिवेशन बहुत आसान हो जाता है। केवल एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है वो है डायरेक्शन। जिसको डायरेक्शन समझ में आ गया, ये डेरिवेशन उसके लिए बहुत आसान हो गया। अब हम लोग इसमें और जो स्पेशल केसेस हैं उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अगर मान लीजिए इसमें कुछ नंबर ऑफ टर्न्स भी आ जाएं, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स भी आ जाए, मान लीजिए इसमें तो हमने सिंगल लूप की बात करी, फॉर लूप ऑफ n टर्न्स, फॉर लूप ऑफ कैपिटल N टर्न्स, कैपिटल N टर्न्स के लूप की बात करी जाए, तो यही मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें n से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे n से, तो b इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये b का एक्सप्रेशन है, ये b का एक्सप्रेशन। इज इट क्लियर, इज इट विजिबल? म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये हमारा b का एक्सप्रेशन हो गया। ये फॉर लूप ऑफ n टर्न्स है। अब इसके बाद और कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं
इसमें क्या क्या स्पेशल केसेस देख सकते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे जो स्पेशल केस हम लोग और देख सकते हैं वो है B इक्वल्स टू, इसमें हम लोग ये कर सकते हैं एट सेंटर निकाल सकते हैं, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर निकाल के देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ऑलरेडी हम लोग सेंटर पे डिराइव कर चुके हैं, एक मेथड से कर चुके हैं कि नहीं, लेकिन ये हम लोगों ने एक्सिस पे निकाला है। हमको इस एक्स, ये सेंटर भी तो एक्सिस पे ही लाई करता है, ये P पॉइंट को यहां ले आना है। अब P पॉइंट को यहां लाने के लिए क्या करना होगा, x को 0 कर देंगे। ये x जो है सेंटर से ही तो दूरी को बता रहा है। P जैसे जैसे नजदीक आएगा सेंटर के, क्या x डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता गया और जब यहां पे पहुंचा तो x क्या हो जाएगा, 0। सो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर अगर इस एक्सप्रेशन की मदद से निकालना है तो क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग x इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 जैसे ही आप पुट करिएगा, देखिए क्या कन्वर्ट हो जाता है ये शानदार एक्सप्रेशन में। b इक्वल्स टू म्यू नॉट n i r स्क्वायर बाई 2r क्यूब, ये आ जाता है म्यू नॉट n i r स्क्वायर बाई 2r क्यूब, ये आ गया। ऊपर वाला r नीचे वाला r सेम है, तो क्या हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। तो देखिए b का एक्सप्रेशन क्या आ गया, म्यू नॉट ni बाई 2r। कुछ देखा हुआ लग रहा है क्या, एकदम देखा हुआ लग रहा है ना। म्यू नॉट आई बाई 2r अभी तो देखे थे, म्यू नॉट आई बाई 2r, लेकिन ये n कहां से आ गया, n तो नहीं था पिछले में, n भी आ सकता है। पिछले में भी हम लोगों ने सिंगल टर्न की बात करी थी। अब अगर n टर्न होगा, सेंटर पे निकालना होगा, तो म्यू नॉट आई बाई 2r की जगह क्या याद रखेंगे, म्यू नॉट ni बाई 2r। ये अगर याद रखेंगे तो सेंटर पे अगर n टर्न्स भी होंगे तो भी हम लोग का काम हो जाएगा। तो इससे हम लोगों ने सेंटर पे निकाल लिया। अब और भी चीजों को देखेंगे, इसको पहले कॉपी कर लीजिए आप, जल्दी से इसको कॉपी करिए और उसके बाद हम लोग इसके बारे में और कुछ चीजों को देखेंगे। हम लोग ये भी देखेंगे कि B कैसे वेरी करता है, B का ये एक्सप्रेशन आया है बट x के साथ B किस तरह से वेरी करता है वो देखना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होता है वो देखना है, बहुत सारी चीजों को देखना है। पहले आप लोग कॉपी कर लीजिए और उसके बाद हम लोग उन सब चीजों की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम लोग इस डेरिवेशन तो समाप्त हो गया है, बट इससे रिलेटेड जो और इंफॉर्मेशन है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर हमको ड्रॉ करना हो b वर्सेस x का ग्राफ, b वर्सेस x का ग्राफ, वेरिएशन ऑफ, ये ग्राफ है, ग्राफ पूछा जाता है जी कि अगर अलग अलग x पे हम b का वैल्यू निकालें तो कहां पे मैक्सिमम आएगा। तो आप ऐसा डिफरेंशिएट करके फाइंड कर सकते हैं कि कहां पे मैक्सिमम आएगा। जो मैक्सिमम आता है वो यही है, मतलब सेंटर पे ही मैक्सिमम होता है मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे आता है मैक्सिमम होता है और बाकी दोनों साइड ये डिक्रीज करता है। दोनों साइड क्या होता है, डिक्रीज करता है। बट ध्यान रखिएगा डायरेक्शन फिक्स रहता है हमेशा। डायरेक्शन जो होगा, इस केस में हम लोगों ने जो रूल लिखा था एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के डायरेक्शन को निकालने का, उसी डायरेक्शन उसी मेथड से निकालेंगे। जो लूप हमने लिया है इस सेंस में करंट हो तो बी का डायरेक्शन हमेशा ऐसा ही होगा। और किस लूप के लिए, तो इस लूप के लिए करंट अगर ऐसे ले रहे हैं तो करंट के डायरेक्शन में कर लिखिए। थंब ने हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताया और वो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो पूरे जगह पे सेम रहेगा। मतलब यहां पे भी, इस पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है और इस पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा अगर हम सेंटर को क्रॉस करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलरेडी लास्ट क्लास हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार अच्छे से इसको ड्रॉ करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के अराउंड अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होगा वो देखिए। अगर हमारे पास जो करंट हो वो इस तरह का हो तो हम लोग ऊपर की ओर इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया कि नहीं हो गया। अब एक्सिस पे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। उसके अलावा बाकी पॉइंट्स पे कैसे ड्रॉ करते हैं, तो सिंपली ऐसा सर्कल्स ड्रॉ करिए। 3 इधर ड्रॉ कर लिए तो 3 इधर भी ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में, जिस सेंस में इसमें एरो है उसी सेंस में इसमें भी एरो दे देंगे।
तो हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड सर्कुलर करंट कैरिंग लूप कैसा होगा वो नेचर पता चल जाएगा, है ना। वो अगर बड़ा दिख रहा है ज्यादा तो एक और ड्रॉ कर लेते हैं, और इसमें भी एक छोटा वाला ड्रॉ कर लेते हैं, तो एकदम सिमेट्रिक जैसा हो जाएगा, है ना। एग्जैक्ट सिमेट्रिक तो नहीं बन पाएगा, बट कुछ कुछ इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। अब ये हो गया ऑलमोस्ट हम लोग का कंप्लीट जानकारी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ये एक बार और रिविजिट करेगा जब हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग इसको मैग्नेटिक डाइपोल से रिलेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने इसमें लास्ट क्लास भी देखा था कि नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं, तो नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं तो डाइपोल तो है ही, तो मैग्नेटिक डाइपोल में ये फिर से रिविजिट करेगा, और उस समय आपको बी का जो एक्सप्रेशन है जो आज मैंने बताया है वो आपको याद रखना होगा, उसको यूज करेंगे। उसके अलावा जब हम लोग न्यूमेरिकल्स का क्लास करेंगे तो उसमें ये फॉर्मूला और ये कॉन्सेप्ट्स फिर से आएंगे, तो हम लोगों को ये थ्योरी याद रखना है। हम लोग ऐसा भी कर सकते थे कि थ्योरी पढ़ते जाते और साथ में न्यूमेरिकल करते जाते, बट बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन के लिए ये अच्छा बना रहे ये वीडियो, इसलिए हम लोग पहले थ्योरी पूरा पढ़ रहे हैं और एक अलग से पूरा सीरीज चलेगा जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स पूरा सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला। चलिए, तो ये एक एप्लीकेशन हमारा समाप्त हुआ। अब हम लोग दूसरे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं, और वो भी बायो-सावर्ट्स लॉ का ही एप्लीकेशन है। वो देखते हैं कि वो एप्लीकेशन में हम लोग किस तरह से डेरिवेशन करेंगे, और वो एप्लीकेशन किसका है, वो एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सो नाउ द हेडिंग इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू straight current carrying conductor। चलिए, तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आता है तो और कितना आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छा डेरिवेशन है ये। एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इसको डिराइव जरूर करते हैं एम्पियर्स लॉ से। हम लोग अभी फाइनाइट के लिए करेंगे, और इसी के स्पेशल केस में हम लोग इनफाइनाइट के लिए भी करेंगे। तो अभी फाइनाइट के लिए ही करके देखते हैं। सपोज कि यहां पे कोई पॉइंट है P, ठीक, इस पॉइंट पे हम लोग को इस करंट की वजह से, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड है वो हम लोग को निकालना है। यहां से ही जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो a दिया हुआ है, ठीक, और यहां से हम लोग को एक और चीज दिया हुआ है, वो ये एंगल दिया हुआ है φ1, या इसको φ2 ले लीजिए और इसको φ1 ले लीजिए, है ना। इस तरह से ऊपर वाले को φ1 लेना ठीक लग रहा है। चलिए, φ1 और ये φ2 ऐसा कर लेते हैं, डजंट मैटर, है ना, उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो φ1 और φ2 इस तरह से हमने दो एंगल ले लिया। जो एंगल्स कैसे हैं वो समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एंगल अगर हमको निकालना होगा तो हम लोग पॉइंट से इस पे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पॉइंट से क्या करेंगे, इस वायर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। पॉइंट से हम लोग वायर के एक एंड को ज्वाइन करेंगे, ठीक। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वही φ2, ठीक। उसी तरह से परपेंडिकुलर तो ड्रॉ कर चुके हैं, इस पॉइंट से दूसरे एंड को ज्वाइन करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर और इस लाइन को ज्वाइनिंग, जो एंड को ज्वाइनिंग लाइन है उसके बीच में जो एंगल है वो φ1 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल में एग्जैक्टली इस φ1 किसको रिप्रेजेंट करता है, φ2 किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पता होना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए, तो अब इसके न्यूमेरिकल को मतलब इसके डेरिवेशन को करके देखते हैं कि ये डेरिवेशन किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमको देता है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि इस लेवल से x डिस्टेंस ऊपर, इस लेवल से x डिस्टेंस ऊपर हम लोग एक एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, dx एलिमेंट, ठीक।
हम लोग ये जो जहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस लेवल से x डिस्टेंस ऊपर एक dx एलिमेंट ले लेते हैं और यही dl की तरह हमारा काम करेगा। ये छोटा एलिमेंट है, यही dl की तरह काम करेगा। आप चाहें तो l डिस्टेंस पे dl एलिमेंट भी ले सकते हैं, डजंट अफेक्ट। अब उसे मतलब डेरिवेशन अफेक्टेड नहीं होगा। अब यहां से इस p से हम लोग इस पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक, और वो है यहां पे फाई एंगल बना रहा है। यही फाई को हम लोग वेरी करेंगे फ्रॉम -φ2 टू +φ2, राइट, और उसके कारण हम लोग को एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो ये फाई एक वेरिएबल एंगल है, ठीक। आप सोच रहे होंगे कि थीटा क्यों नहीं ले रहे हैं, तो थीटा जो है वो हम लोग को मालूम है डीएल और आर वेक्टर के बीच का एंगल है, ये जो है वो हमारा थीटा, ठीक है। डीएल वेक्टर ऊपर की ओर है और आर वेक्टर डीएल से पॉइंट पी की तरफ जाता है, तो डीएल और आर के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग थीटा ले रहे हैं, इसीलिए बाकी एंगल्स को हम लोग अलग लिए हैं, थीटा नहीं लिए हैं, फाई लिए हैं, φ1 लिए, φ2 लिए। अब इसके बेसिस पे हम लोग इस पे डेरिवेशन लगाते हैं बाय बायो-सावर्ट्स लॉ, यूज करते हैं बायो-सावर्ट्स लॉ, यूजिंग बायो-सावर्ट्स लॉ, बीएसएल को यूज करते हैं। अब बीएसएल क्या लगाएंगे, इसके लिए लगाएंगे, है ना, डीएक्स के लिए। ये डीएक्स हमारा डीएल है, ध्यान रखिएगा। तो पहले तो एक्सप्रेशन लिख लें, डीवी इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं म्यू0 बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये हो गया, है ना। अब इसमें बहुत सारी चीजें वेरिएबल हैं, तो हम लोगों को उन सब को कांस्टेंट्स के रूप में लिखना होगा, ये बहुत जरूरी है। जैसे सबको एक पर्टिकुलर वेरिएबल में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो इसमें आपको दिख रहा है एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरी कर रहा है, हाँ, फाई वेरिएबल है, हाँ, और क्या वेरिएबल होगा, एक वेरिएबल होगा आर। देखिए ये आर वेरी करेगा यहाँ पर, है ना, ये जो आर है वो यहाँ पे क्या होगा, वेरी करेगा, क्योंकि यही dx यहाँ हो जाए तो r कुछ और होगा, ये dx यहाँ हो जाए तो r कुछ और होगा, ये dx यहाँ हो जाए तो r कुछ और होगा। तो r वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है और फाई वेरी कर रहा है, तीन वेरिएबल्स हैं, तो उनका आपस में हमको रिलेशन लिखना जरूरी है, ठीक। dx dl जो होगा यहाँ पे वो वास्तव में dx होगा, ठीक, और साइन थीटा तो रखेंगे। अब हम लोग इन सबको कैसे एक पर्टिकुलर वेरिएबल के रूप में लिखें, क्योंकि हमको लिमिट फाई का पता है, तो हम सबको फाई के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। हमको लिमिट पता है ना, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, -φ2 से +φ1, तो लिमिट किसका पता है, फाई का, तो हम सारे वेरिएबल्स को किसके टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, फाई के टर्म्स में। तो पहले x को फाई के टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है। तो आप देखिए x और a इक्वल्स टू tan फाई दे देगा। हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x बाई a इक्वल्स टू tan फाई, ये क्लियर होना चाहिए, x बाई a इक्वल्स टू tan फाई। तो अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट है, एक क्या है, कांस्टेंट है, x और फाई आपस में रिलेट हो गए। हम क्या dx और d फाई को भी रिलेट कर सकते हैं, कैसे, x इक्वल्स टू a tan फाई हो गया। आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा आता है, तो dx बाई डी फाई निकाल लीजिए, है ना, डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, है ना, इस x के एक्सप्रेशन को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, फाई के रेस्पेक्ट में, तो dx बाई डी फाई कितना आ जाएगा, a सेक स्क्वायर फाई, dx बाई डी फाई कितना आ गया, a सेक स्क्वायर फाई। तो क्या यहां से dx आ जाएगा, a सेक स्क्वायर फाई डी फाई, तो यहां से हम लोग dx लिख देते हैं। सो dx कम्स आउट टू बी dx इक्वल्स टू a सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ये हमने लिख दिया। एक हमने x को कैसे फाई के फॉर्म में लिखना है वो लिख लिया, हालांकि x कहीं आ नहीं रहा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन dx के लिए वो जरूरी ही था, तो dx को हमने फाई के फॉर्म में लिख दिया। अब और क्या करना है, r को फाई के फॉर्म में लिखना है, तो r को भी x से रिलेट नहीं करेंगे, r को a से रिलेट करेंगे, क्यों, x खुद वेरिएबल है, तो एक और वेरिएबल के चक्कर में फंसे, उससे अच्छा x और a को रिलेट, r और a को रिलेट करते हैं। तो r और a का क्या रिलेशन है, तो a बाई r आपको दिखेगा cos फाई, दिख रहा है, तो a बाई r जो होगा वो है cos फाई। तो हमारा दिस इंप्लाइज, हम लोग r का वैल्यू लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, r इक्वल्स टू a बाई cos फाई हो जाएगा, यानी कि r इक्वल्स टू a sec फाई हो गया। आई होप कि क्लियर होगा, r इक्वल्स टू क्या आ गया, a sec फाई। अब ये दो चीजें आ गई, अब हम लोग उसमें लिख सकते हैं, उसमें हम लोग इन वैल्यूज को पुट कर सकते हैं।
अच्छा थीटा भी कुछ है ना, थीटा को भी फाई के फॉर्म में लिख लें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि थीटा भी वेरिएबल है, थीटा भी एक वेरिएबल है। चलिए थीटा को भी चेंज कर लेते हैं। आपको ये दिखना चाहिए कि थीटा जो है वो फाई और इस 90 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हम लोग थीटा को लिख सकते हैं, थीटा कैन बी रिटन एज 90 डिग्री प्लस फाई। सो इट थीटा विल बी 90 डिग्री प्लस फाई। अब हमको तो पुट करना है साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना आएगा, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू साइन 90 डिग्री प्लस फाई। अब आप लोग को मालूम है 90 डिग्री साइन 90 प्लस फाई क्या होता है, कॉस फाई, तो ये कॉस फाई आ गया। सो वी हैव कन्वर्टेड ऑल द वेरिएबल्स इनटू अ सिंगल वेरिएबल फाई। इसके बाद इंटीग्रेशन आसान होगा, क्योंकि अगर एक इंटीग्रेशन में बहुत सारे अगर वैल्यूज हों, अगर हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हों, तो हम लोग ऑब्वियसली इंटीग्रेशन ठीक से नहीं कर पाएंगे, है ना, करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमने एक सिंगल वेरिएबल में उसको कन्वर्ट कर लिया। अब इन सारे वैल्यूज को उसमें पुट करेंगे। तो आप लोग इसको कॉपी करिए, फिर हम लोग इसको पुट करके देखते हैं कि क्या आएगा। आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम लोग इसमें पुट करते हैं। अब देखिए पुट करके देखते हैं, इसी में पुट करना है, तो ये इन सब वैल्यूज को हटा देते हैं, इसमें से कोई ट्रांसपोजिशन नहीं करना है, उधर से ही वैल्यूज को उठाना है, तो ये मिटा सकते हैं और इसी में पुट करना है। तो लेट्स पुट ऑल दोज वैल्यूज इन दिस। सो dv इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा, आई आएगा, dl को dx लिख सकते हैं, लेकिन dx की जगह क्या आ जाएगा, a सेक स्क्वायर फाई डी फाई, है ना। और फिर साइन थीटा, तो साइन थीटा को यहां पे कॉस फाई लिखा जा सकता है ना, बहुत लंबा हो गया, इसको भी मिटा देते हैं, ये आप लोग लिख चुके हैं। तो यहां पे हम लोग साइन थीटा को क्या लिख लिए, कॉस फाई लिख लिए, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, ये आ जाएगा, है ना। आर स्क्वायर को ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई लिख दिए। अब देखिए यहां से कोई बहुत सारी चीजें कट जाएंगी, और जब कट जाएंगी तो हम लोग को एक सिंपल सा एक्सप्रेशन मिलेगा। वही सिंपल सा एक्सप्रेशन हमको चाहिए, वही डेरिवेशन वही करना है ना। अब ए से ए कट गया, सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कट गया, क्या बच गया, इसको हम लोग सिंपल लिख लेते हैं, v इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, ए कट गया, सेक स्क्वायर कट गया, कॉस फाई डी फाई खाली बच गया, कॉस फाई डी फाई, डिवाइडेड बाई नीचे ए, बस ए खाली, और कुछ नहीं, कुछ नहीं बचा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए कॉस फाई डी फाई, यही बच गया और कुछ नहीं बचा। तो अब हम लोग इसी को इंटीग्रेट करेंगे और नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। इसमें कोई हम लोग को अलग से कंपोनेंट निकालने की जरूरत नहीं, क्यों, इसमें जितना एलिमेंट है ना सबका मैग्नेटिक फील्ड आप देखिएगा, पाम रूल से निकालिएगा, हर एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे इनटू द प्लेन ही आएगा, तो कोई कंपोनेंट निकालने का जरूरत नहीं, सिंपली सब ऐड हो जाएगा, एंड हेंस वी कैन डायरेक्टली इंटीग्रेट दिस। तो एक बार इंटीग्रेट करके देखते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेट करेंगे ये आ जाएगा dB इक्वल्स टू, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, तो फाई 2 से फाई 1, तो b इक्वल्स टू लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dB, है ना। अब जो वैल्यूज है म्यू नॉट बाई 4 बाई आई ए, ये सब बाहर आ जाएगा, सो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, ये सब कांस्टेंट है ना, तो बाहर आ गया, कॉस फाई डी फाई का इंटीग्रेशन, कॉस फाई डी फाई, आपको याद होगा कॉस फाई का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन फाई होता है, और कहां से कहां तक करेंगे, तो माइनस फाई 2 से फाई 1 करेंगे, तो ये आ गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, कॉस फाई का इंटीग्रेशन हो गया साइन फाई, और कहां से कहां तक, माइनस फाई 2 से फाई 1 तक, और ये वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। आप लिमिट पुट करिएगा तो साइन फाई 1 माइनस साइन फाई 2 आ जाएगा, ठीक, देखिए साइन फाई 1 माइनस साइन माइनस फाई 2, ये आ जाएगा,
ठीक है, आई होप कि विजिबल है। अब फाइनली बस इसको क्या लिख देंगे, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है, तो वो माइनस बाहर आएगा और वो प्लस बना देगा, और फाइनली एक्सप्रेशन लिख पाएंगे म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। आई होप ये विजिबल हो, नहीं तो उस एक्सप्रेशन को यहां फिर से एक बार लिखेंगे, आप लोग इसको कॉपी करिए। फाइनल एक्सप्रेशन हम लोग यहां पे एक बार और लिख रहे हैं। द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कम्स आउट टू बी B equals to mu naught I by 4 pi A under bracket sin phi 1 plus sin phi 2, ये आएगा, है ना। अब ये एक्सप्रेशन आ गया, इसमें बहुत सारे स्पेशल केसेस हैं, बहुत सारे स्पेशल केसेस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे स्पेशल केस देखेंगे और कौन कौन से स्पेशल केसेस आते हैं वो देखेंगे, और उसके बाद हम लोग एक और लॉ पढ़ेंगे कि हम लोग और अच्छे तरीके से मैग्नेटिक फील्ड सिमेट्रिक सिचुएशंस में कैसे निकाल सकते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए, एक बार रिवाइज करिए और एक दो बार प्रैक्टिस करिए डेरिवेशन का। ये डेरिवेशन पूरा आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे की चीजों को। आज के लिए यहीं पे क्लास को रोकते हैं।